29 जुलाई 2020, जी हाँ, यही वो दिन था जब भारत को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मिली। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आई है तब से अलग अलग विश्वविद्यालयों ने यह प्रयास किया है कि इसका कैसे क्रियान्वयन किया जा सके। आज हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जब इस नीति को आए हुए लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हर विश्वविद्यालय ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने भी बहुत प्रयास किए। इसमें कई बैठकें भी की, कई वर्कशॉप्स किए, कई आयोजन किए, कई सेमिनार किए, कई एक्सपर्ट्स को बुलाया और उसका निचोड़ ये निकला कि आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एनईपी के क्रियान्वयन के चौथे वर्ष में है। जी हाँ, चौथा वर्ष। इसका मतलब है कि हमारे छात्र जो एनईपी कहती है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें हमारे छात्र आ चुके हैं। आज ये आवश्यक है कि हम जानें कि इस पूरी नीति को हम पूरी तरह से कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों ने इस पर बहुत काम किया है, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने एक छोटा सा और एक नया प्रयास किया है। इस नए प्रयास में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर कहती है, जो 11 एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर आधारित ये एक 10 वीडियोस की एक सीरीज़ का एक निर्माण हमारे ही विश्वविद्यालय के EMMRC स्टूडियो ने किया है। और इन वीडियोस के माध्यम से हमने छात्रों के बारे में भी चर्चा की है, हमने शिक्षकों के बारे में भी चर्चा की है, हमने गवर्नेंस के बारे में भी हमने कुछ चर्चा की है, इक्विटी एंड इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा की है, भाषाओं के बारे में भी चर्चा की है। और हर शिक्षक को पुस्तक लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा अभी जब ज्ञान कुंभ में 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया था और अभी 5 वर्ष पूरे होने पर हमारे शिक्षकों द्वारा ही 12 पुस्तकें फिर आने वाली हैं। मुझे पूरी आशा है कि शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर जो चर्चा की गई है वो समस्त हमारे देशवासियों के लिए, समस्त शिक्षकों के लिए बहुत लाभकारी होगी। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं या जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये बाइलिंगुअल हैं, कुछ इंग्लिश में हैं और कुछ हिंदी में हैं, जिससे कि पूरे देश में इनका उपयोग किया जा सके। आज आईटी को लेकर हम कैसे पूरे शिक्षा में एक बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या क्या शिक्षा जगत में बदलाव होने चाहिए और कैसे अलग अलग शिक्षण संस्थाएं अपने लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सकेंगे, इसके बारे में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग शिक्षकों के साथ एक ये चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं वो अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आगे आने वाले समय में जो भी कमियां रह गई हैं इसके क्रियान्वयन में, उनको पूरा करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को इन 5 वर्ष पूरे होने पर बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप जिस मिशन पर लगे हुए हैं उसमें अवश्य ही सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक जायसवाल। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में लागू हुए 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस नीति के निर्माण में पूरे देश में लगातार चर्चाएं हुई और देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत उत्साह से भाग लिया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत आगे बढ़कर कार्य किया है और इस पूरी क्रियान्वयन की श्रृंखला में हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बहुत ही अच्छे ढंग से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर एक बातचीत की श्रृंखला, परिचर्चा की श्रृंखला उन्होंने आगे चलाई है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। आज हम उनसे एनईपी के एक ऐसे हिस्से पर बातचीत करेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है, और आज का विषय है उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य एवं सक्षम शिक्षक, प्रभावी गवर्नेंस और नेतृत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपने पिछले 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को बहुत करीब से देखा है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि इस नीति के लक्ष्यों को साकार करने में फैकल्टी, शिक्षकों की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, आपने सही कहा, और इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। चाहे वो गवर्नेंस की बात कही गई हो, चाहे वो छात्रों के हित की बात कही गई हो, चाहे वो फिनेंसेस की बात कही गई हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, या सिलेबस रिफ्रेमिंग की बात हो, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो। और आज तो हम ख़ास तौर पर शिक्षकों पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अलग अलग पहलुओं पर पहले भी चर्चा की, उसमें जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो शिक्षक अवश्य ही आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षक वो एक ऐसी कड़ी हैं जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और छात्रों को जोड़ती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम शिक्षकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यदि हमें शिक्षा में कुछ बदलाव लाना है तो उसमें शिक्षकों की बहुत ही अहम भूमिका है। मैडम, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि एनईपी 2020 में शिक्षकों की क्या भूमिका है? क्या उन्हें पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति की जो नीति है उसकी रूपरेखा के भीतर स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने की छूट है क्या? ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, नीति में इसका प्राविधान किया गया है कि जो शिक्षक हैं वो ही करिकुलम फ्रेमिंग है, और छात्रों में किस तरह की शिक्षा दी जाए इसको ड्राफ्ट करने में, कंपोज करने में हमारे शिक्षकों को स्वतंत्रता दी गई है। और मुझे लगता है कि यह स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षक ही जानता है कि उसे पाठ्यक्रम में क्या बदलाव लाना है, वही पढ़ाता है। और पढ़ाते पढ़ाते देखिए, हम पेपर पे हम कुछ भी लिख लें, और बड़ी बड़ी बॉडीज़ बहुत से करिकुला बनाती हैं, बहुत सी बातें कहती हैं, लेकिन जब तक हम उसको प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वयन नहीं करते हैं, और क्रियान्वयन कौन कर रहा है? वो शिक्षक कर रहे हैं। तो शिक्षक ही जानते हैं कि हमें किस दिशा में अपने पाठ्यक्रम को ले जाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ये प्रावधान दिया गया है, और उसमें लिखा गया है साफ कि जो भी अब पाठ्यक्रम संचालित होंगे या उनकी संरचना होगी, उसमें शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका रहेगी और उन्हें पूरी स्वतंत्रता इसमें दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनईपी 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती स्वतंत्र होनी चाहिए, पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, उचित मानदंड होने चाहिए। इस पूरी जो परिचर्चा है या जो इसकी बातचीत है, इसको आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगी? ये आपका प्रश्न पहले प्रश्न से ही लिंक्ड अप है, क्योंकि जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो शिक्षकों की भी गुणवत्ता होनी चाहिए। और ये कहाँ से शुरू होगी? ये उनकी नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू होगी। इस समय यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उसमें कुछ मापदंड दिए गए हैं, और वह हर विश्वविद्यालय उन मापदंडों को मानता है, और उसमें एपीआई भी उसी के मापदंड से, उसमें जो टेबल्स दिए गए हैं उनके आधार पर निकालता है। लेकिन उसके आधार पर जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसमें एक सिलेक्शन कमेटी भी बैठती है। तो मैं अवश्य ये चाहूँगी कि जितनी भी सिलेक्शन कमेटीज़ हैं वो एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो भी बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हमने एक मेरिट तो बना ली, उसी के आधार पर हम कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। और उसमें भी यूजीसी गाइडलाइंस ये फ्रीडम देती है कि आप इंटरव्यू के माध्यम से उनकी अच्छी तरह से उनका परीक्षण कर लें, उनकी टीचिंग स्किल्स भी देखें, उनकी रिसर्च स्किल्स भी देखें। और इस समय क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो उसमें जितने भी पहलू हैं उनको क्रियान्वयन करने में इन शिक्षकों की
कितनी भूमिका हो सकती है, ये सब चीज़ देखकर ये शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यदि अच्छे शिक्षक हम विश्वविद्यालयों में उनकी नियुक्ति करेंगे तो हमारा भावी समाज भी, क्योंकि यही शिक्षक पढ़ाएंगे, यही हमारे छात्र इन्हीं शिक्षकों से पढ़ेंगे। हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, मूल्य आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सब शिक्षक ही तो देंगे। तो इस तरह से शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही पारदर्शी होनी चाहिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट शिक्षकों की ही नियुक्ति करनी चाहिए। जी बिल्कुल, एनईपी का एक मैंडेट भी है कि शिक्षक और छात्रों के संबंध कैसे होने चाहिए, इस बात का विशेष बल दिया गया है। शिक्षण के अलावा, टीचिंग के अलावा शिक्षक छात्रों के सर्वांगीण विकास में कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, कैसे वो सहायक हो सकते हैं? ये एनईपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसके लिए यदि आप कहें, देखिए जैसे पाठ्यक्रम है वो तो हम बनाते हैं, उसका मूल्यांकन भी होता है, छात्र हमारा परीक्षा देता है, उसका रिजल्ट बनता है। लेकिन जब हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम पर ही नहीं रहा, लेकिन हमारे छात्र के उन गुणों पर, उन चरित्र और मूल्यों पर अब आ गया है, जिससे कि हम अपने छात्रों का विकास कर सकें। और ये मुझे लगता है बहुत ही एक अहम इसकी भूमिका है। क्योंकि यदि हम पूर्व में देखें जहाँ पर एक गुरुकुल प्रथा हुआ करती थी, छात्र और शिक्षक साथ साथ रहे थे तो वो मूल्यों को पहचानते थे। अब मैं समझती हूँ कि ये जो एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, इसको एक और हमें गहन लेवल तक एक ले जाना होगा। और उसके लिए शिक्षकों की बोथ, जो अभी आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, गुणवत्ता की बात कर रहे थे, इसके साथ ही बहुत सी ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पर अभी शिक्षक हैं ही नहीं, तो गुणवत्ता तो बाद में आएगी। तो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव ये शिक्षक हमारे होने भी चाहिए। जितनी हमारी नियुक्तियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय भारत सरकार मिशन मोड में रिक्रूटमेंट्स कर रही है और प्रोत्साहित कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय ने भी किए, मिशन मोड में रिक्रूटमेंट्स किए। तो हमें एक तरफ हमारे शिक्षक होने चाहिए, दूसरी तरफ उनमें एक गुणवत्ता होनी चाहिए। तो अगर हमारे शिक्षक पूरे होंगे तो टीचर स्टूडेंट रेशियो भी हमारा ऑप्टिमम रहेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षक तो बहुत कम हैं और छात्र बहुत ज़्यादा हैं, तो शिक्षक कैसे उनको पर्सनल अटेंशन पे करे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि हम इनमें एक बैलेंस बनाकर चलें। और सबसे ज़्यादा यदि हम अपने छात्रों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तभी हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जी, शिक्षक सामाजिक बदलाव के बहुत बड़े एक तरह से प्रेरक होते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं। तो शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सुधारों में शिक्षकों की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो एक तरह से कैटलिस्ट की तरह होते हैं जी। तो जो एनईपी है और उसका जो नया सिनेरियो है वह उनके प्रयासों को कैसे सपोर्ट करता है? अल्टीमेटली तो समाज में छात्रों को जाना है। आपने बिल्कुल सही कहा और हमने शुरुआत भी यहीं से की थी कि ऑफ कोर्स दे आर अ कैटलिस्ट। The teachers are going to produce those students who are going to become the limelights of the future of the society. मैं इसमें क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मुझे लगता है कि एक टीचर की यदि 3 S मैं अक्सर कहा करती हूँ, तो ये जो 3 S हैं जो हमने अभी तक जो आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्हीं पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं। सिंसियरिटी टुवर्ड्स द सेल्फ, जिसमें हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि हमारा टीचर जो है सक्षम होना चाहिए, उसका नॉलेज पूरी होनी चाहिए। सिंसियरिटी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि वो अपने छात्रों के प्रति वफादार रहे, जो हमने अभी कहा कि ज़्यादा टाइम वो उस पर स्पेंड करे। और तीसरा है सिंसियरिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जब ये हम जाएंगे, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं इसी बिंदु पर, तो हमारे छात्र के भविष्य के बारे में ये शिक्षक सोचेगा कि ये हमारा भावी नागरिक है। यदि हमारे शिक्षक के दिमाग में ये बात आ जाए कि आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो कल का एक नागरिक बनने जा रहा है, और हम जब आम अपने जीवन में हम जब नागरिकों के साथ मिलते हैं और यदि हम कोई भी कमी पाते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि अरे इसको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिली होगी, इसीलिए देखिए इसका व्यवहार ऐसा है। तो ये इस बदलाव को लाने के लिए समाज में हमें अपनी रूट्स पर जाना होगा। हमें अपने शिक्षण संस्थानों को, हमें अपने छात्रों को सोसाइटी के अनुकूल हमें उन्हें ढालना होगा, जिससे कि हमारा कल समाज भी बहुत ही सुदृढ़ हो सके। जी मैडम, पूरे देश में एनईपी को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर बहुत सारी प्रविधियां अपनाई गई हैं और बहुत सारे संस्थानों में
कहा जाता है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए कि हाँ एनईपी को आपको इस तरह अपनाना है, लेकिन एक शिक्षक सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैसे अपनाए और इसके लिए उन्हें कैसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। इसमें आप तो हमारे विश्वविद्यालय के मीडिया ऑफिसर भी हैं, जुड़े रहे हैं सारी एक्टिविटी से, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का, यदि मैं, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में इस समय कुलपति हूँ, इसका यदि मैं उदाहरण लेना चाहूँ तो आज हम एनईपी क्रियान्वयन के चौथे वर्ष पर हैं। तो इस चौथे वर्ष में हमने क्या क्या किया और हम कैसे सफल हुए, इसके लिए बहुत सी मेहनत हम लोगों ने की है। इसमें बहुत सी कार्यशालाएं की गई, और यह कार्यशालाएं चाहे पाठ्यक्रम से संबंधित हों, चाहे गवर्नेंस से संबंधित हों, चाहे टीचर क्वालिटी से संबंधित हों, इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा में एनईपी के आधार पर हमने उसमें बदलाव हम लेकर आए हैं। और ये क्योंकि इसमें यदि आप देखें पूरे इसमें एनईपी के जो गाइडलाइंस हैं, इसमें करीब 27 बिंदु हैं, और उसमें से 8 बिंदु तो हमारे स्कूल एजुकेशन में, हम क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसमें 11 बिंदु हैं। लेकिन इस 11 बिंदु के साथ साथ 5 और बिंदु हैं जो एडिशनल एरियाज ऑफ फोकस की बात करते हैं, और 3 बिंदु इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन को एनईपी का क्रियान्वयन करना है तो ही शुड बी थॉरो विथ एनईपी, और जब हमें एनईपी के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम उसमें एक दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं। पूरे भारत में अब ऐसे बहुत से शिक्षाविद हैं जिन्होंने इसमें बहुत काम किया है, जो विश्वविद्यालय ने किया। बहुत से शिक्षाविदों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत सी वर्कशॉप्स की, छात्रों को के साथ भी की, उनको भी ओरिएंटेशन किया, क्योंकि छात्रों को भी ये नहीं मालूम है कि ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या है, 3 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं, पीजी का 1 ईयर का प्रोग्राम क्या है, हम रिसर्च में कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, और मुझे लगता है कि यदि सभी विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करेंगे तो अवश्य ही उनमें सफलता उनको हासिल होगी। एनईपी के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात लगातार हो रही है। यह कैसे संभव होगा, इस पर आपके विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि यदि हमें समाज में बदलाव लाना है तो एक गुणवत्ता युक्त शिक्षक ही समाज में बदलाव ला सकता है। तो एक शिक्षक में गुणवत्ता कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, या जब हम भर्ती कर रहे हैं या जो शिक्षक मौजूद हैं पहले से, उनको कैसे क्वालिटी उसमें ऐसी इनबिल्ट किया जाए, इसमें क्या विचार है? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि हमें एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा। अभी हमने यह तो चर्चा की कि जब हम नए शिक्षकों की भर्ती करें तो हम उनमें गुणवत्ता देखें। अब यूनिवर्सिटीज़ में तो हर तरह का शिक्षक है, पुराने शिक्षक भी हैं जो बहुत सीनियर हैं, कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ रिटायरमेंट की वर्ज पर हैं, कुछ एवरेज एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो अभी मिडवे हैं अपने कैरियर के, और कुछ हमारे नए शिक्षक हैं। तो यदि हमें पूरे शिक्षा में हमें बदलाव लाना है तो हमें हर विभाग में, ये मैं अपने विभागाध्यक्षों से भी कहती हूँ, कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें हम सबको साथ लेकर चलें। यदि हम सोचें कि सिर्फ विभागाध्यक्ष ही काम कर लेगा, या सिर्फ एक नया शिक्षक ही काम कर लेगा, या सिर्फ जो वाइस चांसलर बैठा हुआ है वही काम करेगा, या हमारी गवर्नेंस पूरी की पूरी हमारे नॉन टीचिंग या डायरेक्टर्स हैं वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ टीम वर्क, और हम एनईपी 2020 का क्रियान्वयन तब सफलता से कर पाएंगे और तब हम गुणवत्ता ला पाएंगे उसमें, जब हम सब साथ मिलकर चलें। तो आज एनईपी यही आवाज़ दे रहा है कि हर शिक्षण संस्थान में हम सब एकजुट होकर इसको क्रियान्वयन करें, जिससे कि हम इसमें अपने पूरे शिक्षा में गुणवत्ता ला सकेंगे। हम सिर्फ अपने विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे देश में ये बदलाव लाना है। तो यदि हर विश्वविद्यालय ऐसा करेगा तो अवश्य ही गुणवत्ता पर हम बल दे सकेंगे। शिक्षकों में नेतृत्व गुणों के विकास के लिए आपकी दृष्टि में क्या रोड मैप होने चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थान एक उत्कृष्ट और विश्वसनीय ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित हो सकें, इसके लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है और शिक्षकों में लीडरशिप होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं तो समझती हूँ जिस दिन से कोई शिक्षक बनता है उसी दिन से वो लीडर है, क्योंकि वो अपनी क्लास को लीड कर रहा है, अपने छात्रों को लीड कर रहा है। वो जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है
उसके ऊपर जिम्मेदारी और आती जाती हैं और अल्टीमेटली भाई यू बिकम अ डायरेक्टर, यू बिकम अ वाइस चांसलर, और उस तब ये कहा जाता है कि भाई ये तो वाइस चांसलर हैं या डायरेक्टर हैं या कोई भी ऊंचे पद पर, इसी के अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट दीज लीडरशिप क्वालिटीज़ आर ग्रेजुअली बिल्ट अप। और मुझे बहुत खुशी है कि इस समय भारत सरकार भी इसमें बहुत प्रयास कर रही है। और आप देखते हैं कि रोज़ मैं भी मार्क करती हूँ और कई टीचर्स को मैंने नॉमिनेट भी किया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में लीडरशिप प्रोग्राम्स भारत सरकार चला रही है, और उसमें जितने भी हमारे टीचर्स गए वो बहुत प्रसन्न होकर आए। तो उसमें एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ यू कैन बिकम अ गुड लीडर, आप अच्छा नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य तो आप ही के हाथ में है। आज जो यंग टीचर्स हैं वो कल के लीडर्स बनेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर हम शुरू से ही ये लीडरशिप की वैल्यूज़ को इनकलकेट करें अपने शिक्षकों में, तो भविष्य आगे आने वाले समय में वो अवश्य एक अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे और अच्छे लीडर्स बनेंगे। जी मैडम, NEP 2020 के क्रियान्वयन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है प्रभावी प्रशासन, और आप लगातार 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुकी हैं और आपका लंबा अनुभव है। इस संदर्भ में एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, शैक्षिक प्रशासक के रूप में आपने कौन सी चुनौतियां देखी हैं? देखिए, चुनौतियां आपने अभी कहा कि आप 3 और विश्वविद्यालयों में कुलपति रहीं, ये मेरा चौथा विश्वविद्यालय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी बाय वर्किंग इन दीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि हर विश्वविद्यालय की चुनौतियाँ, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, और एक अच्छे प्रशासक को सबसे पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में क्या क्या चुनौतियां हैं, हम उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे। जब तक हम उन चुनौतियों की नहीं पहचान करेंगे तब तक हम उन पर समाधान नहीं ला पाएंगे। तो कहते हैं कि चुनौतियां तो हर जगह हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर पर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे उन चुनौतियों का सामना करे। और यदि एनालिसिस प्रॉपर है और आप उसको एनालाइज करने में सक्षम हैं, तो मुझे लगता है कि हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। और मैं नहीं समझती कि किसी भी परेशानी, किसी भी चैलेंज का कोई समाधान, हर चैलेंज का एक समाधान अवश्य है, उस पर काम करने की आवश्यकता है और अवश्य ही हम उसमें उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। मैडम, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी हमेशा ज़रूरत रहती है कि एक शिक्षक हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सके, सक्षम शिक्षक कैसे बन सके, और उसके विकास में जो तमाम क्षमता निर्माण कार्यक्रम होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, और क्या ये जो ट्रेडिशनल तरीके के कार्यक्रम जो लगातार चल रहे हैं, इनको क्या रीडिज़ाइन किए जाने की ज़रूरत है क्या? मोटिवेटेड, केपेबल एंड एनर्जाइज्ड टीचर्स, ये बिंदु दे रखा है इसमें NEP में। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एप्ट है, क्योंकि जितने भी हम गुण अभी एनालाइज कर रहे हैं, मोटिवेटेड, यदि किसी टीचर में मोटिवेशन ही नहीं है, वो आता है अपने क्लास पढ़ाकर चला जाता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, नहीं सोच पा रहा है कि हाँ मुझे एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे टीचर को सबसे पहले मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसके अंदर एक करने की इच्छा कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका पहलू है एनर्जाइज्ड, मतलब एक शिक्षक को हमेशा एनर्जी से फुलफिल रहना चाहिए। वो पढ़ाता है, ही हैज़ दैट एनर्जी टू डिलीवर द गुड्स। और 1 घंटे यदि कोई शिक्षक एक पढ़ा सकता है, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गुण, एक कैपेबिलिटी है कि वो अपनी क्लास को किस तरह से हैंडल करके और नॉलेज इम्पार्ट करता है। सो फॉर दैट ही हैज़ टू बी एनर्जाइज। कभी भी एक नॉन एनर्जेटिक टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। और इसी के साथ साथ भाई मोटिवेटेड हो, एनर्जाइज्ड हो और केपेबल हो, उसकी हमने चर्चा की ही है। उसमें जब तक नॉलेज नहीं होगी, वो लाख अच्छी उसमें एनर्जी हो, वो लाख वो मोटिवेटेड हो, यदि उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है, व्हाट विल ही इम्पार्ट। तो मुझे लगता है इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और इन तीनों को मिलकर मैं समझती हूँ कि आइडियल शिक्षक के निर्माण होता है। मैडम, NEP के आलोक में देखा जाए तो शिक्षकों को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, तकनीकी ज्ञान के लेवल पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके ज्ञान और कौशल को, इस तरह के ज्ञान और कौशल को अपडेट करने के लिए आपका क्या सुझाव है? मैं अपने सुझाव बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं NEP के सुझाव बता रही हूँ, क्योंकि NEP भी ये कहती है कि यदि हमें एक शिक्षक से अच्छा कार्य लेना है तो हमें उसको
ऐसा एक वातावरण देना चाहिए जहाँ वो मोटिवेटेड, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मोटिवेटेड रहे, एनर्जाइज्ड हो, तो उसका एक इकोसिस्टम, एक वातावरण तो अच्छा होना चाहिए ना। तो यदि हमें जो NEP कह रही है एंड वी हैव टू डिलीवर द गुड्स, तो मुझे लगता है कि एक वातावरण जो इंस्टीट्यूशंस में एक शिक्षक के लिए होना चाहिए वो विश्वविद्यालयों को प्रदान करना चाहिए। इसमें भारत सरकार भी कह रही है कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज़ को हम और अपडेट करेंगे। IT टेक्नोलॉजी में विश्वविद्यालय बहुत आगे चले गए हैं। आप सभी जानते हैं भाई, नाउ एवरी रूम, एवरी टीचर हैज़ अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, वो उस पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अनलेस आवर टीचर इज़ अपडेटेड और वो एक ऐसे वातावरण में रहे कि हाँ वो सब कुछ उसके पास सुविधाएं हैं, तो वो तभी अच्छे गुड्स को डिलीवर कर सकता है। तो मुझे लगता है इनकी भी एक बहुत अहम भूमिका है। और जहाँ हम शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं शिक्षकों के माध्यम से, तो हमें शिक्षकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें एक ऐसा वातावरण देना पड़ेगा, उनको ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जिससे कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहे और अच्छा कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में देश भर में जिन बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नेंस हो, इफ़ेक्टिव टीचिंग हो, टीचर्स की क्वालिटी हो, क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो, और ऐसी बहुत सारे इफ़ेक्टिव गवर्नेंस हो, इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने एक बहुत सार्थक बातचीत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर में आपके जो विचार हैं वो लोग अपनाएंगे और अपने संस्थानों को बेहतर बनाने की दिशा में आपका ये विचार हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी साबित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।